नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये प्रत्येक दिन हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जिसमें किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं अर्थात कोई भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए साथियों हम लोग अपनी ये करंट अफेयर की क्लास को करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, यहाँ पे हम लोग एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ करंट अफेयर की क्लास को यहाँ पे हम लोग करते हैं। साथ ही साथ साथियों आपको मैं बता दूं कि जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, चाहे एसएससी हुआ, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, या तो साथियों यूपी अधीनस्थ का कोई भी एग्ज़ाम हुआ, जैसे बीडीओ हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, इस टाइप के जो भी जूनियर असिस्टेंट हुआ, इस टाइप के जो भी एग्ज़ाम होते हैं साथियों, साथ ही साथ यहाँ तक कि लोअर पीसीएस एंड आईएएस लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को करने का काम करते हैं एक्सप्लेन के साथ। ठीक साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा यहाँ पे जो क्लास कराई जाती है, आप लोगों को सारी क्लासें, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते होंगे। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रहता है या और चीज़ें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या तो आप अपना कुछ सुझाव दे सकते हैं, जिसके लिए मैं और भी कुछ आपके लिए बेहतर कर सकता हूं आपके एग्ज़ाम के, आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक साथियों, तो आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। मैं प्रत्येक दिन आपके सुझाव को कमेंट बॉक्स में जाके देखता हूँ। ठीक साथियों, तो साथियों हम लोग अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन को करने का काम करते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे और बेहतरीन हैं। उन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक साथियों, तो साथियों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने, हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय सेना ने, पहला क्वेश्चन है न्यू इन्फॉर्मेशन, नए बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज। भारतीय सेना ने नए बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज, बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय सेना ने नए साथियों बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज, कौन सा बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए किसके साथ, कौन सी बैंक के साथ साथियों, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथियों समझौता हस्ताक्षर करने का काम किया है। इसमें और बात करें साथियों तो भारतीय सेना और बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए एक समझौता किया है। महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रवीश खोखला और बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक श्री विक्रमादित्य सिंह खींची ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह जो समझौता हुआ है साथियों, यह बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज जो समझौता हुआ है, इसमें महानिदेशक जिनका नाम है साथियों लेफ्टिनेंट जनरल रवीश खोखला, नोट करिएगा, भारतीय सेना के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रवीश खोखला, लेफ्टिनेंट जनरल
रवीश खोखला। और साथ ही साथ साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कार्यकारी निदेशक हैं श्री विक्रमादित्य सिंह खींची, कार्यकारी निदेशक श्री विक्रमादित्य सिंह खींची, क्या नाम है, खींची। भारतीय सेना के महानिदेशक जिनका नाम साथियों लेफ्टिनेंट जनरल रवीश खोखला और बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक जिनका नाम श्री विक्रमादित्य सिंह खींची है, ये दोनों लोग साथियों बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का काम किया है। साथियों और बात करें तो इस अवसर पर भारतीय सेना के साथियों एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता भी उपस्थित रहे, जो बैठक की अध्यक्षता भी कर रहे थे। ठीक साथियों, इस समझौते पर उस आधार का उल्लेख किया गया जिस पर भारतीय सेना के सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ये जो समझौता हुआ है साथियों, इसमें क्या किया गया कि जो भी भारतीय सेना में कार्यरत कर्मचारी हैं या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन सभी लोगों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगी, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का काम करेगी। साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा की 8,200 से अधिक घरेलू शाखाएं हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की हम लोग बात कर रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कुछ जानकारी बात करें अगर, बैंक ऑफ बड़ौदा के 8,200 से अधिक साथियों 8,200 से अधिक घरेलू शाखाएं हैं, घरेलू शाखाएं हैं। और इसमें बात करें साथियों तो लगभग 20,000 बिजनेस मतलब इसमें साथियों 20,000 बिजनेस करेस्पॉन्डेंट टच पॉइंट के नेटवर्क इसके माध्यम से भारतीय सेना के सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के तहत सेवा देंगे। अर्थात जो इसमें वो होता है ना साथियों, बैंकों का मतलब छोटी ब्रांच जो होती है उसे क्या बोलते हैं, लिंक ब्रांच टाइप की जो चीज़ें होती हैं, वो 20,000 बिजनेस इसके कारण करिस्पॉन्डिंग टच पॉइंट भी इसके नेटवर्क में शामिल हैं। किसके, बैंक ऑफ बड़ौदा में। साथियों इस पैकेज में निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। ये जो पैकेज है कौन सा, बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज है, इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी अगर बात करें तो इसमें साथियों निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दिया जाएगा, अस्थायी कुल दिव्यांगता सुरक्षा दिया जाएगा, साथ ही साथ आंशिक दिव्यांगता सुरक्षा एवं पर्याप्त धनराशि वाली विमान दुर्घटना बीमा सुरक्षा के साथ साथ सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में उच्चतर शिक्षा सुरक्षा तथा बालिका विवाह सुरक्षा सहित अत्यधिक आकर्षक लाभ प्रदान किए जाएंगे। साथियों सभी बैंकों के एटीएम से निःशुल्क असीमित धनराशि भी निकाली जाएगी इसके अंतर्गत। साथ ही साथ साथियों छोटे ऋणों में विभिन्न सेवा शुल्कों पर छूट या रियायत दी जाएगी, इस तरीके के सभी साथियों। और इसमें साथियों आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से निःशुल्क जमा सुविधा दी जाएगी, निःशुल्क डिमांड ड्राफ्ट, बैंक चेक, लॉकर के किराए में काफ़ी छूट एवं कार्डों के इस्तेमाल में अनेक अतिरिक्त लाभ सहित पैकेज के तहत अन्य सेवाएं भी दिए जाने का काम किया जा रहा है। कौन से पैकेज के तहत, बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के तहत साथियों ये सभी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल की जाएंगी बैंक ऑफ बड़ौदा के तहत। किसके, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। ठीक साथियों, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें साथियों तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को की गई थी। कब की गई थी, स्थापना की बात करें तो 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी। और साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर मुख्यालय की बात करें अर्थात हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर साथियों अलकापुरी बड़ोदरा गुजरात में है। कहाँ, अलकापुरी बड़ोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है।
और इसके अध्यक्ष की बात करें साथियों और प्रबंध निदेशक, तो संजीव चड्ढा जी इसके क्या हैं? अध्यक्ष। बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की बात करें तो संजीव चड्ढा जी इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। संजीव चड्ढा जी साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक के रूप में इस समय सेवा दे रहे हैं। ठीक, ये साथियों हमारी जानकारी थी आज की, इम्पोर्टेंट जानकारी। अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली नई जानकारी है साथियों कि अभी हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? किस देश ने? तो साथियों चीन देश ने। कौन? चीन देश ने विश्व के सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। चीन देश ने साथियों विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण करने का काम किया है। इसमें बात करें साथियों तो चीन ने इसे 500 मीटर एपर्चर टेलीस्कोप नाम दिया है। यह टेलीस्कोप चीन के गुइझोउ में पिंगटांग में स्थित है। कहाँ? चीन के गुइझोउ में पिंगटांग में स्थित है। गुइझोउ में पिंगटांग में स्थित है। ये जो टेलीस्कोप है साथियों रेडियो टेलीस्कोप, या चीन के गुइझोउ में पिंगटांग में स्थित है। कहाँ? गुइझोउ के पिंगटांग में स्थित है। अभी हाल ही में साथियों चीन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप खोलने का ऐलान किया है। ठीक, अर्थात इसका नाम क्या दिया गया? 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। इसे फास्ट भी कहा गया। क्या कहा गया साथियों? फास्ट। लिखिए इसका नाम। ये जो टेलीस्कोप अभी दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाया गया, चीन के द्वारा निर्माण किया गया, इसका क्या नाम दिया गया? इसका नाम लिखेंगे 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। इसे फास्ट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया साथियों? इसे फास्ट नाम दिया गया। साथियों ये 2016 में दुनिया में सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में अरेसीबी ऑब्जर्वेसी को पछाड़ दिया है। इससे पहले साथियों 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाया गया जिसका नाम था अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी। 2016 में साथियों दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाया गया था जिसका क्या नाम था? अरेसीबो
ऑब्जर्वेटरी साथियों, इसका नाम था। अभी तक 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाया गया था साथियों, जिसका नाम अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी था। उसके बाद अभी हाल ही में 2020 में एक नया दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया गया, जिसका नाम दिया गया साथियों 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, अर्थात फास्ट इसका नाम दिया गया। साथियों इससे पहले 53 वर्ष तक अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप था। फास्ट टेलीस्कोप की डिश का व्यास बात करें साथियों तो कितना है, 1600 फुट अर्थात 500 मीटर इसके डिश का क्या है, व्यास है। फास्ट का मतलब ये जो अभी हाल ही में बनाया गया 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नया रेडियो टेलीस्कोप है। और इसके अगर साथियों डिश की बात करें तो इसका डिश का व्यास 1600 फुट अर्थात 500 मीटर दिया गया है। ठीक साथियों, ये जानकारी थी। हम लोग चीन के बारे में बात करें साथियों तो चीन के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी अगर प्राप्त करें तो चीन की राजधानी साथियों बीजिंग होगी। चीन की राजधानी बीजिंग। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की, चीन की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें साथियों अर्थात राजभाषा की बात करें तो मानद क्या है, मानक मंदारिन। मानक मंदारिन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, कहाँ की, चीन की। और साथियों चीन के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। चीन के राष्ट्रपति कौन हैं, शी जिनपिंग। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा की बात करें साथियों तो युआन यहाँ की मुद्रा है। क्या है, युआन। युआन यहाँ की मुद्रा है, कहाँ की, चीन की। ठीक साथियों, ये जानकारी थी। अगली नई जानकारी की बात करें साथियों, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम मिटा रहे हैं। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है कि अभी हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई। अभी हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए, तो साथियों तेलंगाना राज्य में बंदरों के लिए, तेलंगाना राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। अभी हाल ही में साथियों तेलंगाना राज्य में बंदरों के लिए, किसके लिए, बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक साथियों यह किसके, प्राइमेट अर्थात नरवानर गण के लिए, यह प्राइमेट अर्थात ये साथियों पुनर्वास जो है किसके लिए, प्राइमेट अर्थात नरवानर गण के लिए साथियों देश के इस प्रकार का दूसरा ऐसा सबसे बड़ा केंद्र है। इससे पहले साथियों हिमाचल प्रदेश में ऐसा केंद्र स्थापित किया गया था। ये जो साथियों तेलंगाना में स्थापित किया गया है नरवानर केंद्र या तो बंदरों के लिए जो एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई, यह दूसरा
दूसरा केंद्र है। इससे पहले साथियों हिमाचल प्रदेश में, इससे पहले हिमाचल प्रदेश में साथियों इनके लिए, किसके लिए, बंदरों के बचाव के लिए एवं पुनर्वास केंद्र के लिए साथियों इसके केंद्र की स्थापना की गई थी। और अगर बात करें साथियों तो प्राइमेट अर्थात नर वानर गण के अंतर्गत ऐसे समूह में स्तनधारी स्तनपायी पाए जाते हैं जिसमें लीमर, लॉरीज, टार्सियर, बंदर, वानर और मनुष्य भी शामिल होते हैं। इससे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में बंदरों रिसस मैकॉ को वर्मिन घोषित किया था। कौन साथियों? इससे पहले पर्यावरण, वन और साथियों जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में बंदरों को वर्मिन घोषित किया था। इससे पहले अगर बात करें साथियों तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने क्या किया था, हिमाचल प्रदेश में बंदरों के लिए साथियों बंदरों को क्या घोषित किया था, वर्मिन घोषित करने का काम किया था। ठीक साथियों, वर्मिन घोषित किया था। ये साथियों तेलंगाना में जो प्राइमेट अर्थात नर वानर गण के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई, यह दूसरा केंद्र है। और इससे पहले साथियों हिमाचल प्रदेश में नर वानर गण के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। ठीक साथियों, तेलंगाना राज्य की बात कर रहे हैं साथियों, तो तेलंगाना राज्य के बारे में अगर बात करें तो तेलंगाना राज्य की अगर राजधानी की बात करें साथियों तो हैदराबाद यहाँ की राजधानी होगी। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर बात करें साथियों तो वह भी क्या होगा, हैदराबाद ही होगा। सबसे बड़ा शहर बात करें तो ये भी हैदराबाद ही होगा। और साथियों अगर टोटल ज़िले की बात करें, टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें कहाँ, तेलंगाना में, तो तेलंगाना में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक साथियों, और अगर तेलंगाना राज्य के गठन की बात करें साथियों तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। और यहाँ की राजधानी हैदराबाद, सबसे बड़े शहर की बात करें तो वो भी हैदराबाद होगा। तेलंगाना राज्य में साथियों का टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 33 होगा और इसके गठन 2 जून 2014 को। ठीक, और यहाँ पे साथियों अगर हम क्या बात करें, सरकार की बात करें तो यहाँ द्विसदनीय सरकार है, अर्थात यहाँ साथियों विधान परिषद भी है। विधान परिषद की बात करें तो तेलंगाना राज्य में विधान परिषद की टोटल 46 सीट। विधानसभा की बात करें अगर तो 119 सीट। राज्यसभा की बात करें साथियों तो 7 सीट। और लोकसभा की बात करें, लोकसभा की तो 17 सीट है। तेलंगाना में साथियों विधान परिषद की 46 सीट, विधानसभा की 119 सीट, राज्यसभा की 7 सीट और लोकसभा की 17 सीट है। कितनी? 17 सीट तेलंगाना राज्य में है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें अगर साथियों तो अगली जानकारी है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान जिसका क्या नाम है
विरासत की शुरुआत की है। वह कौन सा राज्य है साथियों जो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवाद को रोकने के लिए एक विशेष अभियान जिसका नाम विरासत है उसे शुरुआत किया है? लिखिए, किस राज्य सरकार ने? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक नया अभियान विरासत की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखिए यहाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान जिसका नाम विरासत है इसकी शुरुआत की है। साथियों विरासत का मतलब हुआ प्राकृतिक उत्तराधिकार। विरासत का मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक उत्तराधिकार। विरासत का मतलब हुआ साथियों प्राकृतिक उत्तराधिकार की शुरुआत की गई। ठीक साथियों, कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में। यह साथियों यह राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? कि इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाधान करना और भू माफियाओं द्वारा उत्तराधिकार अधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आमतौर पर साथियों विवादित संपत्तियों को टारगेट लोग बनाते हैं। जो भू माफिया लोग होते हैं घरों में गांव में या शहरों में या कहीं भी जगह आमतौर पे जो भूमाफिया होते हैं विवादित संपत्ति जो होती है उसी को वो टारगेट करते हैं। ठीक साथियों, तो इसे मतलब जो भूमि का साथियों रियल मालिक है उसे नुकसान ना हो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विरासत अभियान की शुरुआत की गई। विरासत का मतलब है कि प्राकृतिक उत्तराधिकार। ठीक साथियों, उत्तर प्रदेश की बात करें साथियों तो आप जानते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री जबरदस्त मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य के अगर राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें साथियों स्थापना की तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी लखनऊ है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी कहलाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी कहलाता है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिजर्व बैंक ने अगली नई जानकारी है भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थात आरबीआई ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का
कितने लाख रुपए की बात है साथियों? तो 50 लाख रुपए का। कितने? 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने साथियों केरल में स्थित एक बैंक है जिसका नाम द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। इस पे साथियों 50 लाख रुपए का आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगाने का काम किया है। कितना? 50 लाख रुपए का द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जो कि केरल में द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो कि केरल में स्थित है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 50 लाख रुपए के मौद्रिक जुर्माने की बात की जा रही है। ठीक, इसमें अगर बात करें साथियों तो यह जुर्माना साथियों आय पहचान, किसकी? आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों तथा कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर आरबीआई के द्वारा लगाया गया। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2019 को की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति की जांच की गई थी, जिसमें पता चला कि बैंक के निर्देशों का अनुपालन, बैंक में साथियों निर्देशों का पालन, आरबीआई का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसका पालन जो केरल स्थित बैंक द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है ये उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, जिसके लिए 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक, अगली जानकारी बात करें साथियों तो अभी हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अभी हाल ही में किस देश ने? तो साथियों अमेरिका देश ने, अभी हाल ही में अमेरिका देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया है। अभी प्राप्त नहीं हुआ है साथियों, अभी सिर्फ अमेरिका के द्वारा ऐलान ही किया गया है। क्या ऐलान किया गया साथियों? अमेरिका देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, किसे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथियों लीजन ऑफ मेरिट, कौन सा? लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। जानकारी दूं साथियों कि अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका के रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान जिसका नाम है लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। अमेरिका में तैनात भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू, अमेरिका में साथियों भारतीय राजदूत हैं जिनका नाम क्या है? तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सम्मान को स्वीकार भी कर लिया है। साथियों कांग्रेस द्वारा 20 जुलाई 1942 को लीजन ऑफ मेरिट मेडल की स्थापना की गई थी। यह साथियों इसकी स्थापना कब की गई थी? कांग्रेस के द्वारा 20 जुलाई 1942 को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार की स्थापना कांग्रेस के द्वारा, एक सेकेंड, कांग्रेस के द्वारा 20 जुलाई 1942 को लीजन ऑफ मेरिट की स्थापना की गई थी। किसकी? लीजन ऑफ मेरिट, लीजन ऑफ मेरिट की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा साथियों? कांग्रेस के द्वारा 20 जुलाई 1942 को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह साथियों अमेरिकी सेना और
विदेशी सैन्य सदस्यों और राजनीतिक हस्तियों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है। ये जो साथियों लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार होता है, यह अमेरिकी सेना को या तो फिर विदेशी सैन्य सदस्यों और राजनीतिक हस्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया है। यह सर्वोच्च सैन्य पदक में से एक है जिसे विदेशी अधिकारियों को भी प्रदान किए जाने का काम किया जाता है। ठीक साथियों, जो लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार है यह विदेशी अधिकारियों को भी प्रदान किए जाने का काम किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक साथियों, ये लीजन ऑफ मेरिट से संबंधित इन्फॉर्मेशन थी जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1942 को कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ठीक, अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली नई जानकारी है साथियों कि केनरा बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए विदेशी मुद्रा ट्रांसफ़र के लिए FX4U को लॉन्च करने का काम किया है। एक सेकेंड, केनरा बैंक ने, लिखिए, केनरा बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए विदेशी मुद्रा ट्रांसफ़र के लिए FX4U को लॉन्च किया है। केनरा बैंक ने साथियों इंटरनेट बैंकिंग के जरिए विदेशी मुद्रा ट्रांसफ़र के लिए FX4U को लॉन्च किया है। साथियों, केनरा बैंक ने सभी इंटरनेट बैंकिंग उपभोक्ताओं को फॉरेक्स ट्रांजैक्शन की समस्या से निपटने में सक्षम बनाने के लिए FX4U लॉन्च करने का काम किया है। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रेषण के लिए FX4U का उपयोग किया जाता है। इस लॉन्च के साथ साथियों पात्र ग्राहक FEMA विनिमय 1999 के पालन में प्रेषण सुविधा का कार्य भी कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे साथियों? जो भी इसके पात्र ग्राहक हैं जो कि विदेशी मुद्रा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो लोग FEMA विनिमय 1999 के पालन में प्रेषण सुविधा में कार्य भी कर सकते हैं। ठीक साथियों, सिंडिकेट बैंक का अप्रैल 2020 में केनरा बैंक में विलय भी कर दिया गया था। ये आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में साथियों अप्रैल 2020 में विलय हुआ था। कब? अप्रैल 2020 में इसका विलय कर दिया गया था। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय करने का काम किया गया था अप्रैल 2020 में। केनरा बैंक की अगर स्थापना की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना जुलाई 1906 में की गई थी। केनरा बैंक की स्थापना जुलाई 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी साथियों? अगर बात करें तो सी अम्बेबल इसकी स्थापनाकर्ता की बात करें, श्री अम्बेबल सुब्बाराव पाई के द्वारा इसकी स्थापना किसकी?
श्री अम्बेबल सुब्बाराव पाई के द्वारा केनरा बैंक की जुलाई 1906 में स्थापना की गई थी। केनरा बैंक की अगर टैगलाइन की बात करें साथियों तो इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। केनरा बैंक की अगर टैगलाइन की बात करें टुगेदर वी कैन, केनरा बैंक की टैगलाइन है। और इसके अगर एमडी एंड सीईओ की बात करें तो एलवी प्रभाकर इसके सीईओ एंड एमडी हैं। एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का मतलब हुआ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन है? एलवी प्रभाकर। एलवी प्रभाकर। केनरा बैंक के अगर साथियों मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर बेंगलुरु, बेंगलोर कर्नाटक में। कर्नाटक में केनरा बैंक का क्या है? मुख्यालय है। एमडी एंड सीईओ एलवी प्रभाकर हैं। टैगलाइन अगर बात करें टुगेदर वी कैन इसकी टैगलाइन है। और स्थापना जुलाई 1906 में श्री अम्बेबल सुब्बाराव पाई के द्वारा केनरा बैंक की स्थापना की गई। और साथियों जो सिंडिकेट बैंक है, सिंडिकेट बैंक का साथियों केनरा बैंक में अप्रैल 2020 में विलय भी कर दिया गया। ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति अब एबीयू के उपाध्यक्ष हो गए हैं। अगली जानकारी की बात करें, नई जानकारी। अगली नई जानकारी है साथियों कि प्रसार भारती के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति एबीयू अर्थात एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एबीयू एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन शशि शेखर वेम्पति जी साथियों अब एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग के उपाध्यक्ष होंगे। यूनियन के उपाध्यक्ष होंगे। और इससे पहले साथियों अगर शशि शेखर वेम्पति की बात करें तो ये प्रसार भारती के सीईओ हुआ करते थे। सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी हुआ करते थे। प्रसार भारती साथियों भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। ये भी आप जानिए प्रसार भारती क्या है? भारत की सबसे बड़ी प्रसारण एजेंसी है। सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। सार्वजनिक साथियों प्रसारण एजेंसी है जो प्रसार भारती है। साथियों मलेशिया की राजधानी कुआलालंगपुर स्थित एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन दुनिया में सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। ये साथियों अगर बात करें क्या ये जो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है साथियों यह कहाँ की? मलेशिया की राजधानी मलेशिया की राजधानी क्या है साथियों? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर साथियों मलेशिया की राजधानी है।
और साथियों यहीं की यह सबसे बड़ी कंपनी है जो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है। ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर की सबसे बड़ी प्रसारण संगठनों में से, दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक मानी जाती है। प्रसार भारती के बारे में हम लोग बात कर रहे थे साथियों। तो प्रसार भारती की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को किया गया। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती की स्थापना की गई। और इसका साथियों हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ? नई दिल्ली में प्रसार भारती का मुख्यालय है। साथियों एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के मुख्यालय की बात करें तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में ही इसका क्या है, मुख्यालय है। और इसके साथियों अध्यक्ष की बात करें तो इब्राहिम एरेन इसके अध्यक्ष हैं। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष की बात करें तो इब्राहिम एरेन इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और इसके अगर साथियों गठन की या स्थापना की बात किया जाए तो 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई। स्थापना 1 जुलाई 1964 को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की स्थापना की गई। ठीक साथियों, तो ये आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हुआ करते थे साथियों, जिसे हम लोगों ने अच्छे से विस्तार के साथ करने का काम किया। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि क्लासें आप लोगों को अच्छी समझ में आएगी। आप लोग क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। साथ ही साथ साथियों अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और साथियों मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप लोग पिछली क्लासों को नहीं देखे हैं तो उन क्लासों को देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो भी इस समय उत्तर प्रदेश में कई एग्ज़ाम होने वाले हैं, कई फॉर्म आने वाले हैं। जैसे यूपी लेखपाल का चांस है कि आएगा, यूपी एसआई का भी आ सकता है। ये सारे ढेर सारे एग्ज़ाम हैं। कुछ एग्ज़ाम हो भी रहे हैं, जो कि जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग मई जून में शुरू हो जाएगा जहाँ तक है। और एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू ही हो गया है, 28 दिसंबर से शुरू होना है एनटीपीसी का। सभी एग्ज़ाम के लिए सारी क्लासें बहुत हेल्पफुल होंगी आपको लिए, और सारी क्लासों में बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ाए जाने का काम किया गया है। पिछली क्लास भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और ये क्लास जो देख रहे हैं वो भी देखिए। अगर पिछली क्लासों का लिंक चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप पिछली क्लासों का लिंक भी ले सकते हैं। ठीक साथियों, बाकी अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसे देखूंगा और उससे आपके सुझाव के हिसाब से भी मैं काम करने की कोशिश करूँगा। और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए भी 3 क्लासें प्रत्येक दिन दी जा रही हैं। एक क्लास सुबह 10 से 11 बजे के नियर अबाउट दी जाती है, जो कि बाल विकास की अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास होती है। दूसरी क्लास साथियों दोपहर में 2 से 3 बजे के नियर अबाउट दी जाती है, जो कि हिंदी की क्लास होती है। और तीसरी क्लास साथियों सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस से रिलेटेड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का पार्ट भी आप लोगों को दिया जाता है, जो कि 3 दिन हिस्ट्री एंड 3 दिन ज्योग्राफी क्लास चलाई जाती है। वो भी क्लास साथियों आपको रात में 7 से 8 बजे के नियर अबाउट आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अपलोड कर दी जाती है। ठीक, सारे साथियों क्लासों को यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद फिर आप लोगों को क्लासें दिए जाने का काम किया जा रहा है। ठीक, तो क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक भी किया करिए। आपका अगर कोई डाउट हुआ करे साथियों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़कर आप अपने डाउट को हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।